अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते में होने वाली बड़ी गिरफ्तारियां और गुज़श्ता 10 सालों में लिए जाने वाले कर्ज़ों की तहकीकात के लिए बनाए जाने वाले हाई पावर कमीशन के ऐलानात के बाद बहुत सवालात खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई मुल्क में शफाफ एहतसाब होने जा रहा है, या फिर कहीं 90 की दहाई की तरह एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना तो नहीं बनाया जा रहा? और फिर गुज़श्ता 30 सालों से मुल्क के करता धरता रहने वाले लोग अवाम की अदालत में अभी तक क्लियर क्यों नहीं हो पाए? दूसरी तरफ टैक्सों से भरे बजट और बड़ी गिरफ्तारियों के बावजूद अपोजिशन अभी तक सड़कों पर चार्ज होती दिखाई क्यों नहीं दे रही? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में होगी बात। दूसरे हिस्से में जजेस के एहतसाब के मामले पर मुल्क भर के वकला में तकसीम नजर आ रहे हैं, क्यों? इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी अवामी हलकों में कौमी बजट पर बहस की बजाय कर्जा तहकीकाती कमीशन आखिर क्यों अहमियत इख्तियार कर गया? नाजरीन, जून के महीने में बढ़ती हुई गर्मी के साथ सियासी दर्जा हरारत में भी इजाफा हो गया है। बज़ाहिर तो ये मालूम होता है कि मुल्क में बिला इम्तियाज एहतसाब की एक लहर चल पड़ी है जिससे कोई नहीं बच सकता है, चाहे वो मुल्क का सदर रह चुका हो, वज़ीर आज़म रह चुका हो, या फिर कोई आम सरकारी अफसर। कानून भी सबके लिए एक जैसा है और एहतसाबी अमल भी, लेकिन हुकूमत के बयानात और उनके एक्शंस इस एहतसाबी अमल को यकीनन मशकूक बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले रात को 12 बजे कौम से खिताब किया और इसमें कहा कि पिछले 10 सालों में जो कर्जे लिए गए इनकी तहकीकात के लिए हाई पावर कमीशन कायम किया जाएगा। कमीशन कायम करने का फैसला खुशाइंद है, लेकिन सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि नैब और दीगर तहकीकाती इदारों के होते हुए कमीशन क्यों कायम किया जा रहा है? क्या वज़ीर आज़म खुद ही अपने इदारों पर अदम एतमाद का इज़हार नहीं कर रहे? हुकूमत के ऐलान से बनाया जाने वाला कमीशन कितना आज़ाद होगा, मुनसिफाना तहकीकात कर पाएगा? और सिर्फ कमीशन 10 सालों के लिए ही क्यों होगा, इससे पहले के लिए क्यों नहीं? क्या इसे सेलेक्टेड एहतसाब कहना दुरुस्त होगा? इस कमीशन के क़याम का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन को क्या पहुंच सकता है? क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती रही हैं कि हम करप्शन से पाक हैं, हमारे हाथ साफ हैं। अगर वाकई ऐसा है तो ये सब इस कमीशन के ज़रिए फिर क्लियर हो जाएगा, और अगर ऑपोजिशन को क्लियरेंस मिल गई तो यकीनन इसका फ़ायदा नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, जबकि इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का इंदिया तो बहुत पहले दे दिया था, लेकिन इस हफ्ते में ऑपोजिशन की हम सब ने देखा एक बड़ी गिरफ्तारियां हुई, जिसके बावजूद हमें ऑपोजिशन उस तरीके से चार्ज होती हुई नज़र नहीं आई जैसा कि होना चाहिए था, जैसे कि वो तहरीक की कॉल दे रही थी। क्या ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के गुब्बारे से कहा यह जाए कि हवा निकल चुकी है, ये दुरुस्त होगा? फिर ऐसी सूरत हाल में जब बजट आया हो, टैक्सेस की नई भरमार हुई हो, महंगाई बढ़ गई है, डॉलर 156 तक पहुँच गया हो, लोड शेडिंग बढ़ गई हो और ऑपोजिशन की बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हों, क्या ऑपोजिशन के एहतजाज करने के लिए इससे बेहतर कोई उन्हें सिचुएशन और मिल सकती है? इस पर हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब। बहुत शुक्रिया फ़ारूक, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमीशन बनाने का ऐलान किया है कि पिछले 10 सालों की तहकीकात होंगी कि जो 24,000 अरब कर्जे इन 10 सालों में लिए गए वो कहाँ खर्च हुए, कहाँ खर्च नहीं हुए, इसकी तहकीकात करवाना चाहते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या उन 10 सालों में आप लोगों के 10 महीने भी शामिल होंगे और आप लोग ये बताएंगे कि 9.3 बिलियन डॉलर का जो आप लोगों ने सऊदी अरब से, चाइना से, UAE से कर्जा लिया, इसकी तहकीकात भी होंगी? इसका भी जवाब आप लोग देंगे? देखें, शाजिया बड़ी वाज़ेह बात है जो बार बार लोग ये बात करते हैं। देखें, मामला ये है कि पाकिस्तान के 60 साल के अंदर कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर 6,000 अरब रुपया, जो कि पिछले 10 साल यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर ये 2 लोग 40 साल से इक़्तिदार के अंदर है, 3 बार वजीर आजम बने हैं। ये इनके दौरे इक़्तिदार के अंदर पाकिस्तान का कर्जा खास तौर के ऊपर ये पिछले 10 सालों के अंदर उसके अंदर 24,000 अरब रुपए का इजाफा होगा। 24,000 अरब रुपए का, यानी कि 6,000 से कर्जा 30,000 अरब रुपए पे पहुंच गया। बताएं, कोई डैम बनाए इन्होंने, कोई दूध और शहद की नहरें बना दी, कोई नए शहर इन्होंने आबाद कर दिए, या लोगों को गुर्बत से बाहर निकाल दिया? क्या पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ गई? नहीं आई। आज ये जो मुश्किलात हैं, जो इकोनॉमी मुश्किल के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर किसी हुकूमत को इतनी मुश्किल इकोनॉमी नहीं मिली। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो नीचे आती जा रही है, इनके जाती असासे जो है वो ऊपर आते जा रहे हैं। लेकिन इस बात का भी कोई कंपैरिजन नहीं कि 9.3 बिलियन डॉलर का कर्जा जो आप लोगों ने 10 माह में लिया, उन लोगों ने 4-4 सालों में इतने कर्जे लिए। 85% इजाफा हुआ और चन्नू और मन्नू लंदन में बैठ के कारोबार कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। 10 सालों में आपने इतना कर्जा लिया, आप लोगों ने 10 महीनों में ये कहां खर्च किया है? पिछले 10 महीनों में
देखें, जो हमने हमारे दौर के अंदर पिछले 10 माह के अंदर जो कर्ज लिया गया है, वो कर्ज जो है वो डेट सर्विसिंग यानी जो इनका लिया हुआ कर्ज है उसके ऊपर अदा किया गया है। इस साल हमने $9 बिलियन वापस करने हैं। ये कर्ज तो पाकिस्तान की अवाम के ऊपर वो ही डाल के चले गए। और ये जो सही कहते थे वो जो हमारे जो अशफाक साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि सागदार माइंस बचा के गए हैं आने वाली हुकूमत के लिए, जहां पावर रखो वहां पर कर दें। लेकिन फिर तो नून लीग के पास ये जवाब है कि हम पिछले 5 साल जो पीपल्स पार्टी ने किया, जो कर्जे लिए, फिर हम भी वो उतारते रहे। फिर तो नून लीग के पास भी ये जवाब है और वो ये कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान का टैक्स नेट बढ़ा? पिछले 10 साल में पीपल्स पार्टी के टैक्स नेट नहीं बढ़ा। टैक्स कलेक्शन तो आप इंपोर्ट्स बढ़ गई हमारी, उससे टैक्स कलेक्ट हो जाता था। आज हम अपनी इंपोर्ट्स को हमने कम किया $4 अरब। आज बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $2 अरब पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम इमरान खान के बनने के बाद ज्यादा भेजे हैं। आज का वजीर आजम जो है वो जिस घर के अंदर रहता है उसके ऊपर कोई सरकारी खर्चा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का जो पिछले साल इनके वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल 1 अरब 13 करोड़ बजट रख के गए थे, जो पास शुदा बजट था, उसमें से प्राइम मिनिस्टर ने 75 करोड़ खर्च किया, यानी 35 करोड़ की उसमें तो ये भी सुन लें। और उन 75 करोड़ में 80% तनख्वाही दी। मुझे तरफ एक्सप्लेन कर लेने दें। अच्छा। उस 75 करोड़ में भी 80% जो है वो सैलरीज थी, जो 320 मुलाजमीन है। अब मामला ये है कि इसका कंपैरिजन करें कि साबका वजीर आजम के घर की दीवार उस दौर में 80 करोड़ की बनती थी, ठीक है। 28 करोड़ का जो है वो बैरून मुल्क इलाज करा लेते थे, 777 जहाज इनको लेने जाते थे, 5-5 कैंप ऑफिस थे। आज का वजीर आजम क्यों नहीं वो सहूलियत इस्तेमाल कर रहा? क्योंकि उसे अवाम का एहसास है, उसे कौम के खजाने का एहसास है। ये वो लोग हैं जो गरीब आदमी को गहरी खाई के अंदर फेंक के 41 करोड़ आप लोगों के भी जहाजों की मेंटेनेंस के लिए रखा गया इस बजट में, 41 करोड़ रुपया। देखें, गुजारिश सुन लें, ऐसी मेरे पास ऐसी फिगर नहीं, अगर ऐसी फिगर होगी भी तो यकीनन उसको रिव्यू भी किया जा सकता है। और उसके अलावा देखिए, वो चीजें जो कि इस्तेमाल में हैं उनकी मेंटेनेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर और खराजात तो आपके आएंगे जो कि आपके स्टेट ओन्ड एसेट्स हैं। लेकिन हमने जो है वो कट लगाए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपने बजट के ऊपर भी कट लगाया। पहली बार ऐसा हुआ है कि काबीना ने तनख्वाहें नहीं अपनी बढ़ाई। आम आदमी की जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी 10% पेंशन के अंदर भी इजाफा हुआ, 10% तनख्वाहों के अंदर भी इजाफा हुआ, लेकिन काबीना अपना 10% सेक्रीफाइस कर रही है। मुझे आप ये बताएं, इन मुश्किल हालात के अंदर पाकिस्तान, लेकिन एक आम आदमी के रोजगार में, एक आम आदमी के आमदनी में फरोख इजाफा नहीं हुआ। आज हम टैक्सेस की भरमार होगी, एक आम आदमी पर होगी। हम जैसे आम आदमी जो पहले से हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हम लोगों पर मजीद टैक्स लगाए जाएंगे लग रहे हैं। और दूसरा, मौशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस बजट के बाद मजीद 40 लाख लोग खते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। उसका आप लोग क्या करेंगे? नहीं, देखें, बड़ा वाज़ेह है कि जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो 4000 अरब रुपया है। 4000 अरब रुपए में 2000 अरब रुपया तो आप जो है वो कर्जों की अदायगी के अंदर वापस कर देते हैं। कर्जों की अदायगी के ऊपर भी, कर्जों के ऊपर जो सूद है वो आप वापस कर देते हैं। इस साल आपने डेट सर्विसिंग के अंदर 3700 अरब रुपया जो है वो वापस करना है। तो पीछे आपके पास जो है वो अवाम के ऊपर लगाने के ऊपर क्या बच जाता है? यही वजह है कि आज हम वो एरियाज जो कि अनटैक्सड एरियाज हैं, जहां पर लोग टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स नेट के अंदर पहली बार जो है वो सिंसियर एफर्ट हो रही है, कोशिश हो रही है, टैक्स नेट के अंदर लेकर आ रहे हैं। दूसरा ये है कि ये भी ऑपोजिशन आपको नहीं बताती कि 1605 ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिनके ऊपर हुकूमत ने ड्यूटी खत्म की है ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री खड़ी हो सके, जिसको इंपोर्ट के जरिए इन्होंने बंद कर दिया था, इंपोर्ट टैक्स। आज हमने इंडस्ट्री के लिए 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए ना हमने गैस के रेट बढ़ाए हैं, ना बिजली के रेट बढ़ाए हैं। सिंध को, पंजाब को सिंध के बराबर कर दिया है, उसके ऊपर भी रेट चल रहा है। फिर जो लोगों के पिछले 10 महीनों में आप लोगों ने इतनी महंगी बिजली तो कर दी, और आप लोगों ने महंगी क्या बिजली करनी थी? सनतकार इस बजट से खुश नहीं है, आपका जो बिजनेस तबका है वो खुश नहीं है, एक आम आदमी खुश नहीं है। शारिया सुन ले, सनत का पहिया चलेगा, आपके आम आदमी को रोजगार मिलेगा, आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, 313 आइटम्स आप बिल्कुल वैसी नौकरियां मिलेंगी जैसे फैसलवाड़ा साहब नौकरियों की बारिश कर रहे थे। मुझे एक्सप्लेन करने से हमारी हुकूमत की जो कामयाबी है कि चाइना के साथ हमारा एक नया रिव्यूड FTA साइन हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पहले पाकिस्तान सिर्फ 57 आइटम्स चाइना एक्सपोर्ट कर सकता था, आज पाकिस्तान की 313 प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वो सिंपल, वो सिर्फ $68 बिलियन की सिर्फ वो मार्केट है, और हमारी आज टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $24 अरब है। सिर्फ चाइना के अंदर हमारी जो नई मार्केट हमें मिली है वो $68 बिलियन की मिली है। वैसे तो ये हमने अपने इंडस्ट्री में एक बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, फारूक, आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये पाकिस्तान का
पाकिस्तान के अंदर मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन इन्हीं लोगों का पीपल्स पार्टी और नून लीग का लाया मुश्किल वक्त है, लेकिन ये एहतसाब से नहीं बच सकते। इन्होंने चोरी की है, इन्होंने गरीब आदमी की आपने बात कर ली, मैं आखिरी बात कह लूं फिर मुझे ब्रेक में जाना है। आप लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपकी हुकूमत जो है 5 सालों में आपकी हुकूमत को जज किया जाएगा आप लोगों की परफॉर्मेंस से। आप लोगों ने आवाम को दिया क्या है, कितना रिलीफ दिया है। कोई ये नहीं आप लोगों को क्रेडिट देगा इस चीज़ का कि किसी को कोई लेना देना नहीं है। एक आम आदमी से आप पूछ कर देख लें कि जरदारी को अंदर डाल दिया आपने, नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया, हमजा को डाल दिया, शहबाज शरीफ को डाल दिया। एट दी एंड आप लोगों को जवाब देना है अपनी परफॉर्मेंस का कि आप लोगों ने एक आम आदमी के लिए किया क्या है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब से साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ होंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तहकीकाती कमीशन बनने का ऐलान किया है कि पता चले पिछले 10 सालों में 24,000 अरब के जो कर्जे लिए गए कहाँ कहाँ खर्च हुए, वो सारा पैसा कहाँ गया, इस पर नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों के हैं क्या? जी, इस पे तहफ़्फ़ुज़ात से ज्यादा ये मज़हका खेज गुफ्तगू है वज़ीर आज़म की कि जब उनके पास वज़ारत खजाना में, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में, प्लानिंग डिवीजन में एक एक जो कर्जा लिया गया उसकी तफसीलात पूरी तरह मौजूद हैं, तो फिर इस कमीशन की क्या जरूरत है जिसकी कर्जा लिया गया इसकी तफसीलात है। कर्जा लेकर कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कहाँ खर्च नहीं हुआ, पैसे की खुर्द-बुर्द कहाँ हुई, वो इसकी तहकीकात करवाना चाहते हैं। देखिए ना जी, मैं यही तो हमारी तरफ से तो एक बड़ा वादे व्यू पॉइंट है कि आपने प्रोब करना है, आप जरूर करें, आप कमीशन बना के कर लें, आप अपनी वजारतों के जरिए कर लें, आप नैब को केस भिजवाना चाहें कर लें, लेकिन इनको जो है ये सिर्फ ऑपोजिशन के ऊपर एक और वजीर आजम जब भी वो समझते हैं कि वो उनके ऊपर हमलावर हैं ऑपोजिशन के लोग, तो वो हमेशा जो है जवाबी हमले के तौर पे ये एहतसाब का बखेड़ा जो है वो दोबारा खड़ा कर देते हैं। हालांकि ये तमाम इश्यूज जो हैं पहले इनकी अपनी वजारतों ने पूरी एक रिपोर्ट, अगर वो चाहें, अगर उनको इतनी इंतजामी समझ हो तो उनसे रिपोर्ट तलब करें। जब एक दफा पूरी डिटेल आ जाए कि वो कहाँ कहाँ जो है कर्जे खर्च हुए, उसके बाद बिठा दें किसी को कि जिस पे पता करें कि अगर कोई में बेजाब्तगी हुई है या नहीं हुई, और अगर बेजाब्तगी सामने आए तो बड़ी खुशी से नैब को भिजवाएं। लेकिन ये इसका एक पूरा ये केस करना चाहिए, चूंकि उनसे पाकिस्तान की मुईशत बिल्कुल भी नहीं चल रही, पाकिस्तान के अवाम बिल बुला रहे हैं, और एक ऐसा बजट दिया जिसके हजारों सफों पर एक ही लफ्ज लिखा है, वो है भूख। बजट पे हम आते हैं, तो आवाम को तो भूख पे जो है आप लोगों को एक चीज पर तसल्ली रखनी चाहिए कि पिछले 10 महीनों के दौरान इन्होंने भी 9.3 बिलियन डॉलर के कर्जे लिए। जाहिर है फिर उनकी भी तो तहकीकात होनी चाहिए और यकीनन इसकी भी तहकीकात होंगी। तो आप लोगों को तसल्ली रखनी चाहिए, जहां आप लोगों के पिछले 5 साल आपका टेन्योर है, 5 साल पीपल्स पार्टी का टेन्योर है, इनके भी 10 महीनों की पूरा जो है ना वो होगा, एहतसाब होगा कि आप लोगों ने पिछले 10 महीनों में लिया सऊदी अरब से, चाइना से, यूएई से, वो कहां खर्च हुआ? जी, अगर दुरुस्त नंबर आप लेंगी तो ये हुकूमत जो है अपने 10 महीनों में 3,900 अरब के कर्जे ले चुकी है, और जो जिस स्पीड से ये कर्जे ले रहे हैं तकरीबन 17 अरब रुपए रोजाना के हिसाब से, तो ये 5,000 अरब क्रॉस कर देगा। इससे मैं चाहता हूं आपके नाज़रीन मवाजना करें कि मुस्लिम लीग नून ने पूरे 5 सालों में 10,600 अरब के कर्जे लिए थे, तो ये तो अपने पहले साल में ही 5,000 अरब के कर्जे लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सवाल इन्हीं से होगा, लेकिन हमारे पास तो एक तफसील मौजूद है कि अगर हमने ये कर्जे लिए 10,600 अरब, तो हमने कहां खर्च किए। हमने 12,000 मेगावाट बिजली बनाई, हमने नीलम जेलम कंप्लीट किया, हमने तरबेला 4 कंप्लीट किया, देहाइयों से बंद पड़ा लवारी टनल प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, हमने कच्ची कनाल जो है उससे मुकम्मल किया। हम तो बिल्कुल तैयार हैं, और ये जो कमीशन बन जाए शायद अच्छा है, क्योंकि ये फिर कम से कम हमें उम्मीद है कि अगर इमरान खान साहब की तो नहीं, उनकी पार्टी की तो ये जो गर्दान है वो बंद हो कि ये पैसे कहां खर्च हुए। एक एक पैसा पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है
उसको मुकम्मल करने में खर्च हुआ। और मैं आखिरी बात कर दूं, उसी पैसे से हमने ज़रब अज़ब भी लड़ी और रद्दुल फसाद भी लड़ी। ये भी जंगें मुफ्त नहीं लड़ी गई। अच्छा, कितना प्रैक्टिकल लगता है आपको ये जो बजट के नारे हैं, दावे हैं, उस तरीके से ऑपोजिशन का एहतजाज भी नज़र नहीं आया। महसूस ऐसा हुआ, तासु ये गया कि जो गिरफ्तारियां बड़ी बड़ी पिछले 3-4 दिनों में गिरफ्तारियां हुई हैं, इन्होंने सारा जो वो एक ऑपोजिशन जिस मोड में थी बजट को लेकर, बजट पर एहतजाज को लेकर, सड़कों पर आने का एक मूड था, उसने जो आप लोगों की एक तहरीक की कॉल थी वो ज़रा मान पड़ गई है। नहीं, ये बिल्कुल भी मान नहीं है। मैं बड़े अदब से आपसे इख्तलाफ करूंगा कि अभी जब कौम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ये अकदा खुलना शुरू होगा कि जिन चीजों पर टैक्स नहीं था, घी पर टैक्स नहीं था, 17% टैक्स लग गया, अवाम ने घी खरीदना है। चीनी पर 8% टैक्स था, उस पर 17% लगा दिया अवाम ने। मजदूर ने अपनी चाय में जो चीनी डालकर पीनी है वो उसको महंगा कर दिया। कोई ऐसी चीज नहीं रही खुश्क दूध से लेकर खाने पीने की जिस पे इन्होंने टैक्स नहीं लगाया। पोल्ट्री पर टैक्स लगा दिया। तो पाकिस्तान की आवाम जो है, जिस तरह मैंने कहा कि सवाए भूख के इस बजट में कोई चीज नहीं, क्योंकि इस बजट का सारा जो खुलासा है वो जो IMF से कर्जा लेने के लिए एग्री किया है, 5,555 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठे करने हैं, तो वो अवाम का आखिरी कतरा खून चूस कर इकट्ठे होंगे ना। और ये वो हुकूमत है जिससे इस साल 4,000 अरब इकट्ठा नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ IMF को खुश करने के लिए इतना बड़ा नंबर दे दिया और कहा दिया भारतीय को टैक्स कर देंगे। हमारा खर्चा ये भी है कि ये सिर्फ 6 महीने में एक ट्राश की मार है। और उसके बाद जब ये इस्तेस्ना लेने जाएंगे IMF से कि जी हमसे तो टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, फिर कौमी सलामती पर और कौमी मफादात पर मजीद सौदा करेंगे। एक तो सौदा कर दिया कि IMF के एग्रीमेंट में FATF का और मनी लॉन्ड्रिंग का नाम आ दिया, जो पहले कभी 21 प्रोग्रामों में नहीं आया। अब जो है इस पे फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशन भी खुलेगी और इसीलिए ऑपोजिशन जो है वो एहतजाज कर रही है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में मजीद एहतजाज होगा। तो इसमें तो आप लोगों के साथ अवाम का शामिल होना बड़ा जरूरी है ना। ज़ाहिर है ऑपोजिशन भी अवाम की बात करती है, मीडिया भी अवाम की बात करता है कि ज़ाहिर है ये एक आम आदमी का बजट नहीं है। टैक्सों की आप लोगों ने इतनी भरमार कर दी है, हर चीज़ को आप लोगों ने इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है। एहतजाज और तहरीकें कभी भी अवाम को शामिल किए बगैर, अवाम की आवाज में अपनी आवाज मिलाए बगैर कामयाब नहीं हो सकती। इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन देखें, हमें अवाम ने मुंतखब किया है इस हुकूमत की मज़ाहमत करने के लिए, तो लिहाजा जहां कानूनी तौर पर पार्लिमानी मज़ाहमत करनी है पहले हमने वो करनी है। और इंशाअल्लाह से जब ये बजट इसकी जो भी सूरत हाल निकलती है उसके बाद हम सड़कों पर होंगे और अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। क्योंकि इसमें एक और भी बहुत गंभीर सूरत हाल ये है कि इन्होंने सूबों को जो वफाकी इकाइयां हैं उनके फंड्स पे बिल्कुल ही उनका सांस बंद कर दिया और सूबे भी अब इस काबिल नहीं रहे कि वो तरक्की कर सकें जिसकी अवाम ने एक्सपेक्टेशन करनी है। तो सूबों की तरफ से भी बहरान है और यहां अवाम के ऊपर जो महंगाई का सैलाब है, डिवैल्यूएशन का सैलाब है। सनद जो है 10 सालों के बाद हमने देखा कि बजाय ये कि हम ये नहीं कहा कि उसकी ग्रोथ रेट कम हो गया, सनद सुकड़ी है, पिछले साल में -2% गई है। तो ये बहुत बड़ी सूरत हाल है। ऑलरेडी अगर 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं और हफीज पाशा के मुताबिक 80 लाख लोग मजीद खतरे गुर्बत के नीचे जाएंगे तो पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी खराब सूरत हाल आने वाली है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्या आप लोगों की अपनी पार्टी एहतजाज को लेकर यकसू है? क्योंकि हमें हमेशा आपकी पार्टी में दो रवैये नजर आए। एक बयानिया में नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा का एक जारहाना, एक एग्रेशन नजर आता था उनके बयानात में भी, उनके रवैयों में भी, और एक मुफाहमना पॉलिसी हमेशा से अपनाई शहबाज शरीफ साहब ने। अब जबकि वो वापस आ गए हैं, क्या वो इस एहतजाज की कॉल में यकसू हैं? जो बात मरियम बीबी भी कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी बात की कि जल्द अपने पूरी तरह यकसू है। क्योंकि ये जो इस नाअहल और नालायक हुकूमत की सूरत में पाकिस्तानियों के ऊपर अजाब आया है, उसने तमाम बयानिए एक कर दिए और वो यही है कि अवाम की फलाह और अवाम का हक हाकमियत वो दोनों आपस में जुड़ गए हैं। तो जब सिलेक्टेड वजीर आजम आएगा, सिलेक्टेड पार्टियां आएंगी तो फिर इसी तरह का अजाब आएगा। तो अवाम की मुंतखब की हुई दुरुस्त और हक की हुकूमत जो है वही पाकिस्तान के अवाम को सही एक रिलीफ पहुंचा सकती है और उसी की जद्दोजहद हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून अब पूरी तरह यकसू है इस मामले में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपका। सईद गनी साहब, बजट पे भी हमें ऑपोजिशन का जो एक एहतजाज की कॉल थी, जो एक सख्त रवैया था ऑपोजिशन का, वो बजट वाले दिन हमें उस तरीके से नज़र नहीं आया, जिससे एक तासुर मिला कि ऑपोजिशन के लिए भी मंजूर कर लिया ऑपोजिशन ने ये बजट, जो एक आवाम की कॉल, एहतजाज की कॉल दी जा रही थी। हमें ऐसा लगा कि पिछले दिनों जो गिरफ्तारियां हुई, नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी जेल में हैं, जरदारी साहब भी पकड़ लिए गए, फरियाल तालपुर साहिबा की भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि 5000 लोगों को लटकाया जाएगा, वो ये बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो ऑपोजिशन की एक स्ट्रॉन्ग एहतजाज की कॉल थी वो शायद फीकी पड़ गई है, क्योंकि कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को तो भाई अपनी पड़ गई है, उनके तो अपने लीडर जो है ना जेल में जा रहे हैं, उन्होंने एहतजाजी कॉल क्या देनी है, उन्होंने तहरीक क्या चलानी है? एक तो आपने बहुत सारी चीजें पूछनी है, दूसरा मैं समझता हूँ कि आपने जितना भी तासुर कायम किया है मुख्तलिफ चीजों को देखकर, वो सारा गलत है। अच्छा, इसलिए कि एक तो जब बजट के हवाले से अपोजिशन जब इजलास में आई तो आपको याद होगा उससे एक रात कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था, और उस इजलास के बाद जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि अगर तो बजट जो है अवाम दोस्त हुआ और इस बजट में आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए कोई अच्छी चीज हुई, तो ना सिर्फ ये कि मैं वहाँ टेबल पे बजाऊंगा बल्कि इनको वोट भी करूंगा, इनको सपोर्ट भी करूंगा। और इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया है। अगर ये बजट अच्छा ले आते हैं, अवाम दोस्त ले आते हैं, गरीब दोस्त ले आते हैं, तो चाहे ये मुझे भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। सही। तो ये बात पहले से तय थी कि वो बजट स्पीच सुनेंगे, और अगर बजट ठीक हुआ तो पूरी तकरीर सुनेंगे, लेकिन जहाँ पर बजट में महसूस हुआ कि मुख्तलिफ नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जिससे आम लोगों पर बोझ पड़ेगा, तो उस पर अपोजिशन एहतजाज करेगी, और यही कुछ हुआ। पहले बैठकर सुना गया, लेकिन बाद में जब टैक्सेस की बात आई तो फिर वहाँ अपोजिशन ने एहतजाज भी किया था। जहाँ तक गिरफ्तारियों की बात है, हम इस चीज़ की तवक्को कर रहे थे, जो रवैया हुकूमत ने पिछले 10-11 महीने से कायम किया हुआ है, और जिस तरह ये हुकूमत चलाई जा रही है, और हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से जो मुल्क में माशी सूरत हाल पैदा हो गई है, हुकूमत ये चाहती है कि लोगों की तवज्जो किसी और तरफ चली जाए। और बजट से 1-2 दिन कबल आसिफ अली जरदारी साहब का पकड़ा जाना, फिर हमजा शहबाज का पकड़ा जाना, फिर उसके बाद और इस किस्म के इकदाम करना ताकि मीडिया की जो तवज्जो है वो भी कहीं और डाइवर्ट हो जाए, और आम लोगों की तवज्जो दिलचस्पी जो कहीं और चली जाए। उसका सिर्फ मकसद ये था कि बजट में जो ये जुल्म करने जा रहे हैं उस तरफ लोग उस पर बात न कर सके। आपको लगता है कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सब कुछ किया गया है? एक कोशिश की गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी, अगर आप आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी के फौरन बाद की बातचीत सुने या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद की बातचीत सुने, तो उन्होंने जहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात की वहाँ वो महदूद नहीं रहे सिर्फ उन चीज़ों तक। उन्होंने बजट पर भी बात की, जो आवाम के इश्यूज हैं उस पर भी बात की। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की ये कोशिश जो है वो तो नाकाम हुई है। सही। तो जो तहकीकाती कमीशन बनाने की बात की है वज़ीर आज़म साहब ने, आपको क्या लगता है कि आप लोगों ऑपोजिशन को तो तसल्ली होनी चाहिए कि सिर्फ ऑपोजिशन ने जो कर्जे लिए सिर्फ उस पर जो है ना वो सारी तहकीकात नहीं होगी, उसमें हुकूमत के भी 10 महीने शामिल है। आपको प्राइम मिनिस्टर साहब की वो पहली तकरीर याद होगी जब वो वज़ीर आज़म बने थे, उन्होंने कहा था कि एहतसाब मैं अपने आप से शुरू करूँगा, मैं अपने वज़ीरों से शुरू करूँगा। तो इसमें उनके 10 महीने भी शामिल हैं कि उन्होंने जो इतना कर्जा लिया है सऊदी अरब से, UAE से, चाइना से, 9.3 बिलियन डॉलर का, उसका भी उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ठीक है, अगर वो समझते हैं कि इस मुल्क में जो कर्जे लिए गए हैं वो गलत इस्तेमाल हुए हैं तो उसकी बिल्कुल तहकीकात कराएं, उसकी कमीशन बनाएं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही बात कि ये सिर्फ अब पिछले 10 सालों की बात क्यों करते हैं, ये 20 साल और 25 साल तक क्यों नहीं जाते। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में अगर कर्जे कुछ कम लिए गए तो उसका सबब ये था कि उनको और जो हेड थे उसमें पैसे बहुत मिल रहे थे। ये जो वॉर एंड टेरर के नाम पे यहाँ कुछ हो रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसा बहुत आ रहा था, बहुत कुछ पैसा आ रहा था ना, तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ना करें, बिल्कुल आप करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने 10 साल रखा है अरसा ना, इसको थोड़ा सा 20-25 साल कर ले तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम एक चीज बार बार पूछते हैं PTI के लोगों से कि हमें एक तो इमरान खान साहब का जरिया मौश बता दे क्या है, कि वो पैसे कहाँ से कमाते हैं, आज तक किसी ने नहीं बताया।
इमरान खान साहब ने जितनी अपनी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की हैं उनकी अगर मालियत देख लें या अगर मालियत को भी छोड़ें तो उस पे उस प्रॉपर्टी को चलाने के लिए उनमें रहने के लिए जितने अखराजात होते हैं अगर वो भी कैलकुलेट कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना पैसा उसके लिए दरकार होता है। वो तो आज ये बात पता नहीं आपके इल्म में है कि नहीं, इमरान खान साहब का क्रिकेट खेलते रहे, सारा पैसा उन्होंने अपनी क्रिकेट से कमाया है। इमरान खान साहब ने जो पिछले 3 सालों का जो टीवी पे चलता रहा है कि कितना उन्होंने टैक्स भरा था, उन्हीं 3 वर्षों में अगर मेरा टैक्स निकाल दे तो मेरा इमरान खान से शायद 100-150% ज्यादा ही है। मेरे असासे देख लीजिए, मेरा लाइफस्टाइल देख लीजिए, उनके असासे देख लीजिए, उनका लाइफस्टाइल देख लीजिए। कहने का मकसद ये है कि जो शख्स खुद अपना जितना उसके ऊपर टैक्स बनना चाहिए, जितना उसको देना चाहिए वो नहीं देता, और टीवी पे बैठ के कौम को ये दर्श दे कि जी आए और टैक्स दें, उससे तो ये तो फिर ऑपोजिशन का काम है ना, एक्सपोज करना। ये फिर हम ऑपोजिशन तो करते रहते हैं, ये बात हम तो करते रहते हैं ना। ये तो जिन्होंने 62-63 पे क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई करना है, कुछ वहाँ भी चीजें जानी चाहिए ना। ये हमारा अजहर साहब जरा इनके टैक्स के कुछ वारे निकालिए पिछले कुछ 4-5-6 वर्षों के, आपको पता चलेगा ये खुद कितना देते हैं। सही। अच्छा, आपको भी पता है, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कमीशंस बनते रहे उनकी तारीख कुछ अच्छी नहीं रही है। आप हमुदुर रहमान कमीशन देख लें, एबटाबाद कमीशन देख लें, तो आपको लगता है इस कमीशन से भी कुछ निकलेगा, ये भी फाइलों की नजर हो जाएगा? मैंने देखें पहले जो कहा ना कि अच्छी बात है, तहकीकात होनी चाहिए, करें। अब मैं अगर कहता है कि नहीं बनना चाहिए तो लोग ये तासुर लेते हैं कि शायद हम चाहते नहीं है कि इसकी तहकीकात तो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन वजीर आजम साहब जिस मिजाज के और जितने समझबूझ वाले आदमी हैं, और उन्होंने कहा है कि मेरी सरबराही में जो है कि बहुत खतरनाक कमीशन में बनाने जा रहा हूँ, तो वो किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते, 5 मिनट बैठ के किसी एक बात को तवज्जो से सुन नहीं सकते हैं। वो पिछले 10 साल के जो बैनुल अक़वामी इदारों से लिए गए कर्जे हैं उनकी चीजों को सुनेंगे भी और समझेंगे तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल अल्लाह करे करके देखें, लेकिन ये कि अगर वजीर आजम ना होते, इसकी जगह पे कोई और मुनासिब आदमी होता जिसको कोई समझबूझ भी होती चीजों की, तो शायद उसका कोई नतीजा निकल आता। लेकिन वजीर आजम साहब ने अपनी सरबराही में जो बना दिया है तो अल्लाह खैर करे। तो आप लोगों को फिर इस पे डाउट है जो उन्होंने अपनी सरबराही में बनाया? आप कल को फिर ये भी सवाल उठेंगे कि अपने 10 महीनों का फिर आप लोग कैसे तहकीकात करेंगे, फिर कौन उस पर एतबार करेगा? डाउट तो मुझे उनकी अहलियत पर है ना। बेसिकली मैं कह रहा हूँ उनके अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है। वो आदमी 5 मिनट बैठकर किसी बात को तवज्जो से सुन नहीं सकता, वो फोकस नहीं कर सकता, तो वो क्या इतने बड़े कमीशन की सरबराही करेगा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राना सईद गनी साहब हमारे साथ थे। नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वे वापस आएंगे तो बात करेंगे कि एक चीज़ तो वाज़ेह है कि एहतसाब से कोई नहीं बच सकता। पाकिस्तान में कोई मुक़द्दस गाय नहीं है, लेकिन वकला का मखसूस धड़ा आखिर इस पर सियासत क्यों कर रहा है? एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुल्क का हर इदारा हमारे लिए मुक़द्दम है, चाहे वो पार्लियामेंट है या फ़ौज पाकिस्तान हो या फिर अदलिया। सियासतदान भी हमारे लिए उतने ही काबिल इज़्ज़त और एहतराम हैं उनका, जिनके जैसा कि फ़ौजी हों, जर्नैल हों या फिर इंसाफ फराहम करने वाले जजेस। जबकि एहतसाब ही वो वाहिद अमल है जो जमहूरियत को मजबूत करता है और इसकी मजबूती को और बालादस्ती को यकीनी बनाता है। मुल्क में हर इदारे के एहतसाब के लिए एक एहतसाबी निज़ाम मौजूद है, चाहे वो फ़ौज हो, अदलिया हो या पार्लियामेंट हो। यहाँ मुल्क के वज़ीर आज़म भी एहतसाबी अमल से गुजर चुके हैं, जबकि गुज़श्ता माह फ़ौज में भी हमने देखा एहतसाबी अमल की एक लहर चली जिसके जद में फौजी अफसरान आए। जबकि जजेस के एहतसाब के लिए भी मुल्क में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है और ये जजेस के एहतसाब के लिए एक आईनी इदारा है। लेकिन हालिया सूरत हाल में वकला का एक मखसूस तबका जजेस के एहतसाब में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है और मामले को सियासी बनाया जा रहा है। जहां पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी, वहीं पंजाब समेत सखर, मुल्तान और सांगरा हिल बार काउंसिल ने इस कॉल को मुस्तरद किया और रूटीन की कार्रवाई को जारी रखा। सवाल ये है कि वकला का मखसूस तबका एहतसाब के अमल में रुकावट आखिर क्यों बन रहा है? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये इख्तियार नहीं है कि वो जजेस का एहतसाब करे? अगर इख्तियार है तो फिर एतराज़ कैसा और क्यों? क्या वकला का मखसूस तबका सियासी जमातों के हाथों में खेल रहा है? आपको ये भी हम बताते चलें कि पाकिस्तान में जजेस की बेज़ाब्तगियों और दीगर शिकायत दर्ज कराने का वाहिद फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात की रोशनी में अब तक 2 जजेस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ओहदों से हटाया जा चुका है, जिनमें से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को हैं, जिन्हें गुज़श्ता साल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद फिर सदर मुमलिकत ने इसकी मंजूरी भी दी थी। जबकि उससे पहले माजी की बात करें तो 1973 में
लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस शौकत अली को बदउनवानी के इल्जामात साबित होने पर उनके ओहदे से हटाया गया था। दुनिया भर में ऐसा ही तरीका राइज है जो पाकिस्तान में भी है। इस सब पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे कानून फयाज रांझा साहब मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया फयाज साहब। फयाज साहब, जब ये वाजे हो चुका कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, ना फौज है, ना अदलिया है, पार्लियामेंट है, एहतसाब सबका होगा, क्रॉस द बोर्ड होगा, ये मामला इतना मुतनाज़ क्यों बनता जा रहा है? जजिस के एहतसाब का वकला इसमें तकसीम होकर रह गए हैं। एक वकला का जो तबका है वो एहतजाज करने पर तुला हुआ है, दूसरा अपनी मामूल की कार्रवाइयाँ जो उनकी अदालती कार्रवाइयाँ वो जारी रखे हुए हैं। ये मामला इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों बना है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो ही एक एहतसाबी इदारा है जिसमें जजेस के ख़िलाफ़ जो भी कंप्लेंट आएगी वो प्रोब इन करेंगे। अगर प्रोब इन करने के बाद वो ज़रूरत समझते हैं कि मुतलका जज साहब को उस पर बुलाया जाना है तो वो बुलाया जाता है। और बड़ी अहम बात जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की यह सारी प्रोसीडिंग है जिसमें सिवाय उन जज साहब को जिनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम हो किसी दीगर को उस पार्टिसिपेशन की इजाज़त नहीं होती है। तो ये इस दफ़ा से चूँकि गवर्नमेंट ने एक रेफरेंस भेजा है तो पहली दफ़ा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को प्रोसिक्यूशन के लिए वहाँ बुलवाया है। बसूरत दीगर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सिर्फ वही जज साहबान होते हैं जो पांचों जजेस हैं। 3 जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, चीफ साहब हैं, और 2 जो दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं, और 2 सीनियर चीफ जस्टिस साहबान होते हैं। तो उनके सामने उन जज साहब को पेश होना होता है, अगर वो ज़रूरी समझते हैं नोटिस करके उनको बुलाना। इसके अलावा तो उस प्रोसीडिंग में कोई हिस्सा नहीं लेता है। और ये बड़ी ज़रूरी बात है कि जजेस का वही एक एहतसाबी अमल का इदारा है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी तरीके से प्रोवाइडेड है और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक जज का एहतसाब सिवाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कहीं पे भी हो सके। हाँ। अच्छा, लेकिन जो जिस तरीके से वकला एहतजाज कर रहे हैं, ग्रुपिंग हो गई है, जो वकला एहतजाज कर रहे हैं उससे मैसेज ये मिल रहा है, गुमान ये पैदा हो रहा है कि उनके जो उनको आला अदलिया के सीनियर तरीन जजेस पर एतबार ही नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो जजेस हैं उन पर एतबार ही नहीं है जिन्होंने इस सारे मामले को देखना है, सुनना है। अब ये बिल्कुल इसीलिए लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इससे ताल्लुक जाहिर नहीं किया और ना ही हम उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से पहले अभी तो नोटिस नहीं हुआ। हमारे पास उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उस रेफरेंस की कोई कापी नहीं आई, हमें ये पता नहीं है। हम उससे पहले एक प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी तक तो ये पता भी नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात क्या हैं जो सोशल मीडिया से या दूसरे तीसरे ज़राए से आए हैं। अभी ना कोई उसकी तस्दीक कर सकता है, ना तायीद कर सकता है, ना तरदीद कर सकता है। तो यही वजह है कि हम उसके ख़िलाफ़ उससे प्रीएम्प्ट करके तो हम पहले से बैठ जाएं कि जी जज साहब को बुलाया ही नहीं जाए। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि सारे जो लोग कह रहे हैं जी जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ख़िलाफ़ ये ना करें, तो साथ दूसरा रेफरेंस जो है वो के मिस्टर जस्टिस के आगा साहब के ख़िलाफ़ है। तो कोई एक सिंगल इदारा, कोई एक ऐसी बार एसोसिएशन उनका तो नाम ही नहीं ले रही है। तो ये तो गलत है। अगर आप इसको कंडेम कर रहे हैं या इसके ख़िलाफ़ है तो दोनों के हिसाब से लें। हम ये समझते हैं कि तमाम जजेस काबिल तकरीम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। उनके ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत आई है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक हाईएस्ट इदारा है, उसको प्रोब इन करना चाहिए। फिर जो उनका फैसला होता है वो जिस तरह आपने पहले हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि जो सियासी जमातें जजेस के एहतसाब की बात करती थी, जो ये बात करती थी अगर एहतसाब होना तो सिर्फ सियासतदानों का क्यों ना हो, सियासतदानों का सिर्फ क्यों हो, जजेस का भी होना चाहिए, जर्नैलों का भी होना चाहिए। अब जब एहतसाब हो रहा है, वही जो है वो इस तहरीक को, वकला की जो एहतजाज की कॉल है, इसको जो है ना वो इस्तेमाल कर रही हैं। आपको लगता है कि उन अपोजिशन जमातों की वजह से, सियासी जमातों की वजह से इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को इस्तेमाल किया जा रहा है? और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे तो यही लगता है कि हमारे जो दोस्त इस ख्वाहिश के साथ हैं या इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि जी उनको बुलाने से पहले ही, नोटिस जारी होने से पहले ही उनके ख़िलाफ़ ये एक प्रीएम्प्ट करके बैठ गए हैं कि जी उनको ना बुलाया, बल्कि ये डिमांड आ रही है जी कि रेफरेंस वापस ले लिया जाए। हाँ। तो मुझे जहाँ तक पता है तो हुकूमत ने खुद कहा है, खुद हुकूमत कह रही है आप हमें उस पर वजाहत कर दें तो हम खुद वापस ले लेते हैं। तो ये तो डिमांड बनती नहीं है। अभी तो सिर्फ फर्स्ट डेट है,
इस पे अभी डिसाइड करना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कि आया हमने उनको नोटिस करके बुलवाना है उनको प्रोब इन करने के बाद कि नहीं। अभी ये भी हो सकता है कि वो हमारी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हाईएस्ट फोरम है वो ये मुनासिब ख्याल करे कि उनको बुलवाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो उसको नोटिस ही ना करें या उसको ड्रॉप कर दें। तो ये इस तरह मामला कब तक जो है ना वो चलता रहेगा? वुकला एहतजाज पर रहेंगे, धरने की कॉल दिए हुए हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है। क्या जो वुकला ग्रुप्स में तकसीम है, आप लोगों ने बात करने की कोशिश की या उन्होंने आपको भी दावत दी कि आप लोग भी आकर हमारे एहतजाज में शामिल होइए? बिल्कुल जी, जो पहले वाइस चेयरमैन साहब पाकिस्तान बार कौंसिल और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उन्होंने जो ऐलान किया था, उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है कि आप हमारी इसमें शिरकत करें। लेकिन हमने एक तो जो जनरल पब्लिक को ये तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है उसको अवॉइड किया है। दूसरा हमारा एक अपना मकतबा फ़िक्र है कि अभी तक उन साहिबान जो एहतजाज कर रहे हैं उनके पास भी इस रेफरेंस की कोई कापी नहीं है, उनके पास इल्ज़ाम की लिस्ट भी नहीं है। जो कुछ है वो ईयर से है, उसने कह दिया है कि ये रेफरेंस है, उसने कह दिया ये रेफरेंस है। अभी तक हमारे किसी दोस्त के पास ना तो उस रेफरेंस की कोई कापी है ना उसकी बाबत कोई कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि चीफ जस्टिस साहब खुद कह चुके हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि हम काजी फायज़ ईसा साहब को अपने जजेस पे एतमाद करना चाहिए। बिल्कुल हम भी यही कहते हैं कि उनको अपने जजेस पे एतमाद करना चाहिए ताकि वो उन जजेस के सामने उन्होंने पेश होना है जो उनके ब्रादर जज हैं। अगर वो पेश होने के लिए कहते भी हैं तो अभी तो कहा ही नहीं है, तो उनके पास पेश होने में क्या अमर माने। ना तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो इसमें क्या अमर माने है कि आप वहाँ चले जाएं, आप अपनी वजाहत पेश करें, वो खत्म हो जाएगा रेफरेंस। जो वकील एहतजाज पर हैं उनका एक एतराज़ ये भी है जो वो उठा रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाकी भी 350 शिकायत हैं। बड़े जजेस ऐसे हैं, कई जजेस ऐसे हैं जिनके खिलाफ सख्त किस्म की शिकायत है लेकिन कोई कार्रवाई की नहीं जाती है। ये जो है वो किसी साजिश के तहत ये बनाया गया रेफरेंस। ये भी अब इसी तरह से है जैसे पहले है कि हम खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले थे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली हमने यही रिक्वेस्ट की कि आपके पास जो 209 के तहत आने वाले रेफरेंसेस हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आप काइंडली उनको डिस्पोज ऑफ फरमाएं जिन लोगों की शिकायत जजेस के ख़िलाफ़ हैं। तो उन्होंने उस वक्त हमें कहा था, 1 महीना पहले की बात है, कि हमने सारे रेफरेंसेस फैसला कर दिए हैं, सिर्फ 2 रेफरेंसेस पड़े हैं और मेरी नाकस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो 2 रेफरेंसेस भी फैसला हो गए हैं। तो ये एक र्यूमर है कि 350 केसेस वहाँ पड़े हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सबसे बड़े जज जो हाईएस्ट रैंक पे हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास 2 ही रेफरेंस पड़े हैं। तो ये 350 वाली बात वैसे ही गलत है। और दूसरी रहेगी बात कि कोई भी कंप्लेंट मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, उसका एक तरीकाकार है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को प्रोब इन करना होता है, प्रोब इन करने में तो कोई अमर माने नहीं है, ना कोई शिकायत लेके जाए, देखना पड़ेगा। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज रांझा साहब हमारे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया लेकिन उससे पहले हमारा आज का एडिटोरियल कमेंट वो ये है, गर्मी में बिजली गायब है, महंगाई बढ़ गई है, अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ये मुल्क के मौशी हब कराची की सूरत हाल है। कराची शहर का बड़ा हिस्सा इस वक्त लोड शेडिंग की जद में है और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को और ज़्यादा परेशान किया हुआ है। शहर कायद में हब्स है, शदीद गर्मी है, बिजली बंद होने की वजह से कई इलाकों में पानी भी जो है ना लोगों को नहीं मिल रहा है। जबकि लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने जब के इलेक्ट्रिक हेल्पलाइन पर कॉल की तो रिकॉर्डिंग के बाद लाइन खुद ड्रॉप हो जाती है। लोड शेडिंग से परेशान हाल आवाम का कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आ रहा है। जबकि के इलेक्ट्रिक हुकाम ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा है, तलब बढ़ी हुई है जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हो रहा है। गैस प्रेशर में कमी से कुछ प्लांट्स भी मुतासिर हुए हैं, डिमांड हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मियों में बढ़ती हुई लोड शेडिंग आवाम को हर बार हम हर दौर में देखते हैं कि जो हुकूमत मुखालिफ जज्बात हैं इसको उभारती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर की मिसाल हमारे सामने है। लेकिन अब इस हुकूमत ने भी अगर होश के नाखून नहीं लिए तो हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम को सड़कों पर आने पर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इन मामलात को संजीदगी से ले और एक आम आदमी की जो कंसर्न्स हैं इनको एड्रेस करे। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मेरी मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।